नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम पढ़ेंगे 1 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स में शुरू करते हैं। प्रीलिम्स का फर्स्ट टॉपिक इज मिनी क्लाउड बर्स्ट ऑन द राइज। तो मिनी क्लाउड बर्स्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, इस IMD के चीफ बोल रहे हैं। तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज स्टेटेड दैट व्हाइल देयर इज़ नो इंक्रीजिंग ट्रेंड इन ओवरऑल क्लाउड बर्स्ट। तो ओवरऑल क्लाउड बर्स्ट में इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है, लेकिन जो मिनी क्लाउड बर्स्ट हैं आर ऑन द राइज। Rainfall during June-August 2025 was above normal, with Northwest India receiving 26% more rainfall than usual. तो बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया 26% more rainfall हुई नॉर्थ ईस्ट इंडिया में than usual. The extreme monsoon activity in northern India caused widespread destruction in Himachal Pradesh, Jammu and Uttarakhand due to combination of western disturbances and Bay of Bengal storms. ठीक है, फिर की हाईलाइट्स की बात करते हैं तो सितंबर 2025 में जो रेनफॉल है दैट वाज एक्सपेक्टेड टू बी अबव नॉर्मल, 9% हायर देन द लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ 16.7%। तो जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है 16.7 उससे ज़्यादा थी, एक्सपेक्टेड ज़्यादा है, सॉरी। फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करते हैं तो उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, JNK, राजस्थान, दिल्ली रिसीव 26% अबव नॉर्मल रेनफॉल। सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया की बात करी जाए तो सेंट्रल इंडिया में 8.6% ज़्यादा और सदर्न इंडिया में बात की जाए तो 9.3% ज़्यादा। अब ये हर चीज़ का परसेंट आपको याद नहीं रखना है, आप ओवरऑल सिर्फ जो न्यूज़ है उसको याद रखिए। मिनी क्लाउड बर्स्ट ऑन द राइज। अब सीधे हम आते हैं की फैक्ट्स में। तो क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? तो क्लाउड बर्स्ट एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सडन वेरी हैवी रेनफॉल रहेगी ग्रेटर देन 100 mm पर आवर ओवर अ स्मॉल एरिया। ठीक है, सडन वेरी हैवी रेनफॉल ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 mm पर आवर ओवर अ स्मॉल एरिया और ऑफन कॉजिंग फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स इन हिली रीजन्स। तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स हो, ऑफन मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स हो हिली एरियाज़ में। फिर IMD डिफाइन करते हैं मिनी क्लाउड बर्स्ट को एज 20 सेंटीमीटर और मोर रेनफॉल इन अ फ्यू आवर्स ओवर लोकलाइज्ड एरियाज। तो लोकलाइज्ड एरिया में 20 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रेनफॉल। फिर IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। वो नेशनल एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए और सीस्मोलॉजी के लिए इंडिया में। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1875 को। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, NGO एजुकेट गर्ल्स विन्स रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो एजुकेट गर्ल्स एक जो इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेट करने के लिए अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स को अक्रॉस रूरल इंडिया दैट हैज़ वॉन द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। दिस मेक्स इट फर्स्ट इंडियन नॉन प्रॉफिट टू बी ऑनर्ड विद द अवार्ड, फर्स्ट इंडियन नॉन प्रॉफिट टू बी ऑनर्ड विद द अवार्ड। तो जो अदर अवार्डीज़ हैं दिस ईयर वो कौन कौन से हैं? शाहीना अली मालदीव से और फ्लैवियो एंटोनियो एल विनोलिया फिलीपींस से। कौन सा अवार्ड मिला है? रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो जो एक हमको याद रखना है, वैसे तो आपको तीनों याद रखना है, बट जो एक हमको इंपॉर्टेंट याद रखना है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, एजुकेट गर्ल्स NGO। तो एजुकेट गर्ल्स NGO है वो सफ़ीना हुसैन का है, हु वर्क्स इन रिमोट विलेजेस टू ब्रिंग आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स इनटू क्लासरूम। तो आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स हैं उनको क्लासरूम में लाने के लिए ट्राई करते हैं एजुकेट गर्ल्स NGO और सफ़ीना हुसैन जी का है। It operates across 20 districts in Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, impacting 1.5 million girls. The NGO uses data-driven approaches and team volunteers known as Team Balika. तो कौन सी टीम है? Team Balika. It identifies and enrolls girls from educationally backward blocks, EBB बोलते हैं, ensuring retention and learning outcomes. फिर अब रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में देखते हैं। तो ये जो अवार्ड है वो रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है जो मनीला फिलीपींस में है। और रमन मैग्सेसे अवार्ड को नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया बोला जाता है जो इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में सेल्फलेस सर्विस और ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप को ऑनर करने के लिए एशिया में। और इंडियन में प्रीवियस इंडियन अवार्डीज़ कौन कौन से हैं? मदर टेरेसा, बाबा आमटे, अरविंद केजरीवाल एंड अंशु गुप्ता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, आर्मी होल्ड्स एक्सरसाइज इन अरुणाचल टू टेस्ट कॉम्बैट रेडीनेस। तो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है एक्सरसाइज युद्ध कौशल, नाम याद रखिएगा एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज युद्ध कौशल हाई अल्टीट्यूड कामेंग रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, जिससे वो कॉम्बैट रेडीनेस टेस्ट कर सके एक्सट्रीम हिमालयन कंडीशंस में। की हाईलाइट्स की बात करते हैं, जो एक्सरसाइज शोकेस्ड प्रिपेयर्डनेस फॉर नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर। क्या चीज़ों के लिए? नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर्डनेस टेस्ट किया। एंड इट इंक्लूडेड लार्ज स्केल मैन्यूवर्स विद ड्रोन सर्विलियंस, प्रिसिशन स्ट्राइक्स, रियल टाइम टारगेट एक्विजिशन, एयरलिफ्ट ऑपरेशन और सिंक्रोनाइज्ड बैटलफील्ड टैक्टिक्स। ऑपरेशन डेब्यू है जो न्यूली रेज्ड आशनी प्लेटून्स का, वो डिज़ाइंड है टू इंटीग्रेट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी विद ट्रेडिशनल कॉम्बैट स्किल्स। ठीक है, फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट किया इंडिजीनियस इनोवेशन में,
अंडर द विजन ऑफ सेल्फ रिलायंस। किस चीज़ में? सेल्फ रिलायंस के विजन में, आत्मनिर्भर भारत के। फिर इंडिया शेयर्स अ 1348 किलोमीटर बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना, ऑफन विटनेसिंग इनकर्जन्स। सिमिलर एक्सरसाइज जैसे हो चुके हैं एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 इंडियन एयरफोर्स राजस्थान और एक्सरसाइज मेघदूत इंडियन आर्मी का सियाचिन ग्लेशियर में। डिफेंस बजट की बात की जाए तो 2025-26 में एलोकेटेड हमने कितना एलोकेट किया डिफेंस के लिए? 6.2 लाख करोड़, और वो अप्रॉक्सीमेटली 13% है टोटल बजट का। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, गवर्नमेंटाइज ग्रीन क्रेडिट्स टू कैनोपी डेंसिटी टू अवॉर्ड इट आफ्टर 5 years। तो क्या किया? यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने रिवाइज की है मेथोडोलॉजी फॉर अवॉर्डिंग ग्रीन क्रेडिट्स अंडर द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर जो अपन ग्रीन क्रेडिट्स देते हैं उस मेथोडोलॉजी को रिवाइज किया है। और अभी जो क्रेडिट्स हैं फॉर ट्री प्लांटेशन विल बी गिवन ओनली आफ्टर 5 years। तो अभी हम 5 साल के बाद ही क्रेडिट देंगे ट्री प्लांटेशन वाले, बेस्ड ऑन अचीविंग अ मिनिमम कैनोपी डेंसिटी ऑफ 40%। तो जब हम मिनिमम कैनोपी डेंसिटी अचीव कर लेंगे 40% के, उसके बाद। एंड ट्री सर्वाइवल इंस्टेड ऑफ अर्लियर बेंचमार्क्स ऑफ ट्रीज़ पर हेक्टेयर। तो अर्लियर जो बेंचमार्क था ना ट्रीज़ पर हेक्टेयर, उस पर हम नहीं देंगे, अभी हम ट्री सर्वाइवल रेट के हिसाब से देंगे। की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है वो 2023 में लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है इंसेंटिवाइज करने के लिए इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज़ को और कंपनीज़ को फॉर एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्शंस जैसे एफॉरेस्टेशन, वाटर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अब न्यू मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो नोटिफाई हुआ था 29 अगस्त 2024 को। इसमें क्रेडिट्स अवार्ड होते हैं मिनिमम 5 साल के लिए ऑफ रिस्टोरेशन एफर्ट्स। ये रिक्वायर करता है 40% कैनोपी डेंसिटी एंड वेरीफाइड सर्वाइवल ऑफ ट्रीज़। क्रेडिट्स विल बी नॉन ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। तो क्रेडिट्स क्या है? नॉन ट्रेडेबल रहेंगे, नॉन ट्रांसफरेबल रहेंगे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्रांसफर बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। वन टाइम एक्सचेंज की बात करते हैं जो ट्री प्लांटेशन इन्वेस्टर्स है अंडर GCP वो अलाउड है वन टाइम एक्सचेंज ऑफ क्रेडिट्स फॉर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन और CSR रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, की फैक्ट्स की बात करते हैं तो ग्रीन क्रेडिट्स क्या है? ट्रेडेबल यूनिट्स हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस के लिए दिए जाते हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर 2023 में ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो 21.71% है ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। एंड सिमिलर क्रेडिट सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं कार्बन मार्केट और रीड प्लस में, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन फ्रेमवर्क UNFCCC के अंदर। फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात करते हैं तो एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है जो इनैक्ट हुआ आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें बात हुई है एम्पावर करने के लिए, एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट, कंट्रोल पॉल्यूशन और रेगुलेट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इन इंडिया। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट इज राजस्थान न्यू एंटी कन्वर्जन बिल, लाइफ सेंटेंस 50 लाख रुपीज़ फाइन। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने अंडर CM भजन लाल शर्मा जो वहाँ के CM है उनके अंडर अनाउंस किया है राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2025। राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल, ये याद रखिएगा बिल का नाम 2025, और इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स इंक्लूडिंग लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन्स अप टू ₹50 लाख सर्टेन केसेस में। की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो रिड्यूस करना है टू वंस ओरिजिनल एंसेस्ट्रल रिटर्निंग टू वंस ओन ओरिजिनल एंसेस्ट्रल रिलीजन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कन्वर्जन। और जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी प्लस फाइन मिलेगा, फाइन देना पड़ेगा अप टू ₹50 लाख, और कैंसिलेशन ऑफ NGO रजिस्ट्रेशन, टर्मिनेशन ऑफ ग्रांट्स एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी। फिर जो ऑल ऑफेंसेस है वो कॉग्निजेबल होंगे और नॉन बेलेबल होंगे। ऐसे ही सिमिलर एंटी कन्वर्जन लॉज कहाँ पे है, कौन कौन से स्टेट्स में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा। राजस्थान ज्वाइन करेगा इन सब ट्रेंड्स को, एंड स्ट्रिक्टर लॉज हैं ये अगेंस्ट फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स। फिर अकॉर्डिंग टू NCRB 2023 के डाटा के हिसाब से जो केसेस है रिलीजियस कन्वर्जन फ्रॉड के हैव शोन अ राइजिंग ट्रेंड स्पेशली लिंक्ड विथ मैरिज। तो ये काफ़ी राइजिंग ट्रेंड पे है, स्पेशली लिंक्ड विथ मैरिज। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, जैसे एग्जाम्पल रेव स्टैनिलिस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977, उसने अपहेल्ड किया था राइट टू प्रोपोगेट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट अदर्स बाय फोर्स और फ्रॉड। तो जो राइट टू प्रोपोगेट है उसमें ये नहीं आता कि आप राइट कन्वर्ट कर सको दूसरों को फोर्स या फ्रॉड से। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, बिहार जीविका दीदीज लीड द कंट्री इन रनिंग देयर ओन एंटरप्राइजेस। तो बिहार की जो जीविका दीदी है वो दे आर लीडिंग द कंट्री इन रनिंग देयर ओन एंटरप्राइजेस। तो फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर बिहार की जीविका दीदी ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है इंडिया में फॉर सक्सेसफुली रनिंग देयर ओन कंपनीज। कौन से? उसके अंदर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर।
की हाईलाइट्स की बात करते हैं, जो जीविका दीदी है बिहार में, दे आर ऑपरेटिंग 70 कंपनीज अर्निंग ₹10 करोड़ एनुअली. They are involved in diverse businesses such as canteens, catering, food services, goat rearing or agricultural value chains. 5 साल में जीविका दीदी have not only become self-reliant but have also returned into entrepreneurs and job creators. जीविका has become a model of women-led self-employment across India. क्या चीज़ का? women-led self-employment across India. अब की फैक्ट्स की बात करते हैं तो जो जीविका है इन बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 2006 with support from World Bank aimed at poverty alleviation and women empowerment through self-help groups and sustainable livelihood promotion. ठीक है. और बिहार अकाउंट्स फॉर लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एसएचजीज अंडर दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. 2025 के हिसाब से ओवर 1 करोड़ रूरल women आर लिंक्ड विद जीविका इन बिहार. ये जो मॉडल है इज़ बीइंग रेप्लिकेटेड इन अदर स्टेट्स जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड. आई होप ये क्लियर है. अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में. आउट ऑफ द कंट्रीज टॉप 11 डिस्ट्रिक्ट्स इन सेंडिंग आइडियाज़ 3 आर फ्रॉम बिहार. तो जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स है बिहार के जैसे वैशाली, मुजफ्फरपुर एंड बांका हैव बीन इंक्लूडेड अमंग द टॉप 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ सेंडिंग मैक्सिमम आइडियाज़ अंडर इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. की हाईलाइट्स की बात करते हैं. जो स्कीम है रिसीव्ड मोर देन 22 लाख आइडियाज़ नेशन वाइड, out of which 5707 ideas were submitted from कर्नाटका's बागलकोट. ठीक है. और सिक्योर किया फर्स्ट पोजीशन. फिर वैशाली जो बिहार में डिस्ट्रिक्ट है उसका रैंक आया सेकेंड विद 4997 आइडियाज़. मुजफ्फरपुर जो बिहार में उसका रैंक 6th आया विद 4012 आइडियाज़. बांका जो बिहार में उसका रैंक 10th आई विद 3738 आइडियाज़. और स्टूडेंट्स ने आइडियाज़ सबमिट किए थे सीड सोइंग मशीन के ऊपर, ऑटोमेटिक वाटर स्प्रिंकलर, सोलर एनर्जी बेस्ड सिस्टम, इन सब चीज़ों के ऊपर. ठीक है. फिर आते हैं अपन नेक्स्ट की फैक्ट्स में. तो जो इंस्पायर अवार्ड है, जैसे इंस्पायर अवार्ड का पूरा नाम इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम, तो मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज, ये इसका फुल फॉर्म है. देखो मानक का मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज. इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का. ये लॉन्च हुआ था 2010 में और रिवैम्प किया गया 2017 में. इसका एम है प्रमोट करना ओरिजिनल आइडियाज़ एंड इनोवेशन अमंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12th. और ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹10,000 पर स्टूडेंट टू डेवलप प्रोटोटाइप्स. ठीक है. मोर देन 15 लाख स्टूडेंट्स हैव बेनिफिटेड अंडर द स्कीम टिल 2024. तो 2024 तक 15 लाख स्टूडेंट्स बेनिफिट हुए हैं. इंडिया की रैंक आई है 39th इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 और इम्प्रूव किया है रैंक फ्रॉम 81st इन 2015. ठीक है. नेक्स्ट प्रीलिम्स का टॉपिक है Ministry of Ayush to hold departmental summit on National Ayush Mission and capacity building in states under the visionary leadership of Prime Minister. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है वो ऑर्गेनाइज करेगी 2-day डिपार्टमेंटल समिट नेशनल आयुष मिशन के ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग इन स्टेट्स ऑन 3rd to 4th सितंबर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, न्यू दिल्ली में. और ये समिट है दैट विल बी चेयर्ड बाय श्री प्रताप राव जाधव जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ठीक है. की हाईलाइट्स की बात करते हैं. जो सबमिट है दैट विल फोकस ऑन स्टेट स्पेसिफिक नोट्स एंड फीडबैक नोट्स फ्रॉम स्टेट्स यूटीज़ टू स्ट्रेंथन नेशनल आयुष मिशन को स्ट्रेंथन करने के लिए. जो 6 थीमेटिक सब ग्रुप्स हैं दैट हैव बीन क्रिएटेड टू डिलिबरेट अपॉन क्या क्या चीज़ों पे, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसके नोडल स्टेट्स कौन कौन से हैं, मिजोरम और राजस्थान. फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिव्यू जिसमें HR और कैपेसिटी बिल्डिंग आती है, नोडल स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश और सिक्किम. इंटीग्रेशन ऑफ आयुष विद मॉडर्न हेल्थ केयर सर्विसेज की बात की जाए तो नोडल स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश. क्वालिटी सर्विसेज इन आयुष फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो नोडल स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश. और क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ आयुष मेडिसिन की बात की जाए तो ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है और नोडल स्टेट्स है कर्नाटका और आसाम. IT एनेबल्ड डिजिटल सर्विसेज की बात की जाए तो नोडल स्टेट्स है केरला एंड महाराष्ट्र. ठीक है. अब आते हैं हम इसमें की फैक्ट्स में. तो नेशनल आयुष मिशन की बात की जाती है तो लॉन्च हुई 2014 में, जिसमें प्रोवाइड किया कॉस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विसेज और स्ट्रेंथन किया आयुष इंस्टीट्यूशंस को. ये प्रमोट कर रहा है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा और होम्योपैथी होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए. जो आयुष सेक्टर है दैट हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली. इंडियाज़ आयुष मार्केट साइज इज एस्टिमेटेड एट $24 बिलियन विद एक्सपोर्ट्स क्रॉसिंग $800 बिलियन. ठीक है. WHO ने इस्टेब्लिश किया है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में 2022 में, जो हाईलाइट करता है इंडिया की लीडरशिप को आयुष में. ठीक है. तो आई होप ये क्लियर है.
अब आते हैं हम मेंस के क्वेश्चन में। तो मेंस में हमको पढ़ना है, सबसे फर्स्ट एडिटोरियल इज़ इंडियाज़ इकोनॉमिक चर्न द नेक्टर ऑफ ग्रोथ। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, इकोनॉमिक चर्न के बारे में, और कैसे वो ग्रोथ का एक नेक्टर है, ये देखना है हमको, एसेंस है। तो इंडिया का जो रिसेंट इकोनॉमिक चर्न है वो हाईलाइट करता है रेजिलियंस एंड ग्रोथ डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़, कोविड-19 के इम्पैक्ट और सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस के बाद भी। विद द फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और पॉलिसी बफर्स, इंडिया पोजीशन कर रहा है अपने आप को एक ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर के जैसे। की हाइलाइट्स की बात करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ है वो रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% है Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 में, विथ ग्रॉस वैल्यू एडेड अप से कितना 7.6%। सेक्टोरल ग्रोथ की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग 7.9% है, कंस्ट्रक्शन 7.0% है और सर्विसेज 9.3% है। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर, फोर्थ लार्जेस्ट रिफाइनर और फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर है एलएनजी का। फिर ऑयल इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है ओवर 235 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल एनुअली। डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें नेचुरल गैस का जो एक्सपेक्टेड है डबल बाय 2027। एक्सप्लोरेशन रिफॉर्म्स की बात की जाए तो नेशनल एक्रिएज है जो सॉइल एक्सप्लोरेशन का वो इंक्रीज़ हुआ है 50% से, विथ प्लान्स टू एक्सपैंड फर्दर। ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी की बात की जाए तो वो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंट बिडिंग। अब हाइड्रोकार्बन ट्रांजिशन में आते हैं हम। तो जो इंडिया का शेयर है नेचुरल गैस का एनर्जी मिक्स में वो इंक्रीज़ हुआ है 6.5% से 2014 में टू 6.7% इन 2023। टारगेट इज़ 15% बाय 2030। और रिन्यूएबल पुश की बात की जाए तो ओवर 300 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स हैं, 50 प्लान्ड हैं फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स एंड इंडिया लीडिंग इन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स। ठीक है। फिर ग्लोबल मार्केट शिफ्ट की बात की जाए तो डिस्ट्रप्शंस है जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस, ओपेक प्लस ऑयल सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस जो इम्पैक्ट करते हैं इंडिया की स्ट्रैटेजी को। इंडिया अभी एक्सपैंड कर रहा है लॉन्ग टर्म सप्लाई डील्स में और डोमेस्टिक रिजर्व्स में। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की जाए तो इंडिया हैज़ रिड्यूस्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कितना 415 मिलियन एग्जिटेड बिटवीन 2005-6 टू 2019-21। स्ट्रॉन्ग पुश है फॉर मेक इन इंडिया डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस और सप्लाई चेन रेजिलियंस पे। चैलेंजेस की बात की जाए तो हाई डिपेंडेंस है इंपोर्टेड क्रूड में और नेचुरल गैस में। फिर वोलेटिलिटी ड्यू टू ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। फिस्कल बर्डन है सब्सिडीज़ में और इंपोर्ट बिल्स में। नीड है स्केल अप करने के लिए डोमेस्टिक एनर्जी टेक्नोलॉजी इनोवेशन को, बैलेंस करने के लिए इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस को और सस्टेनेबिलिटी को। ठीक है। फिर हम आते हैं वे फॉरवर्ड में। तो हमको स्ट्रेंथन करना है डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को और प्रोडक्शन को जिससे हम रिड्यूस कर सके एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस। एक्सेलरेट करना है ग्रीन हाइड्रोजन को और रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन को जिससे हम मीट कर सके नेट ज़ीरो टारगेट। एक्सपैंड करना है बायोफ्यूल एंड कंप्रेस्ड बायोगैस सिस्टम को जिससे हम एनहांस कर सके रूरल इनकम और एनर्जी सिक्योरिटी। बूस्ट करना है रिसर्च को एनर्जी टेक्नोलॉजी में जिसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हों और स्टोरेज सॉल्यूशंस हो। डीपेन करना है ग्लोबल एनर्जी पार्टनरशिप को विद डाइवर्सिफाइड सप्लायर्स बियॉन्ड वेस्ट एशिया एंड रशिया। रिफॉर्म करना है फिस्कल मैकेनिज्म को जिसमें बैलेंस कर सके सब्सिडीज़ को विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन क्लीन एनर्जी। इंस्टीट्यूशनलाइज करना है पॉलिसी स्टेबिलिटी को टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मेंटेन इन्वेस्टर फ्रेंडली कॉन्फिडेंस। ठीक है। फिर इंटीग्रेट करना है इंडस्ट्रियल पॉलिसी को विद एनर्जी पॉलिसी जिससे हम स्ट्रेंथन कर सके सप्लाई चेन को इन क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट एडिटोरियल में, अ रीकनेक्शन इन तियानजिन। तो अभी क्या है आप सभी को पता होगा, न्यूज़ का आप फॉलो कर रहे होगे तो, कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग अभी मिले हैं ऑन द साइडलाइंस ऑफ SCO समिट। तो SCO समिट कहाँ हो रही है? तियानजिन में। और इससे क्या सिग्नल हो रहा है कि कॉशियस प्रोग्रेस है इंडिया और चाइना के रिलेशंस में आफ्टर ईयर्स ऑफ टर्बुलेंस, पर्टिकुलरली पोस्ट गलवान क्लैशेस। तो हम इसमें हाइलाइट्स देखते हैं कि जो तियानजिन मीटिंग है वो फॉलोड बाय द अर्लियर कजान समिट। तो इससे पहले कहाँ हुई थी? रशिया में हुई थी कजान समिट 2024 में, जहाँ पे बोथ लीडर्स ने नोट किया था पॉजिटिव मोमेंटम बायलैटरल टाइज में। लीडर्स ने एक्सप्रेस किया था सेटिस्फैक्शन ऑन मेंटेनिंग पीस एंड ट्रांसक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर और एग्री किया था फर्दर एम्पावर करने के लिए उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स को सस्टेन करने के लिए एफर्ट्स। जो टॉक्स हैं, टॉक्स रिमेन अ वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे कि बोथ साइड्स ने कमिट किया एंगेज करने के लिए मल्टीपल डोमेन्स बियॉन्ड बॉर्डर डिस्प्यूट्स। जी ने एम्फेसाइज किया चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव प्रिज्म इन रिलेशंस और उसको फ्रेम कर रहे रिलेशनशिप को एज पार्टनर्स और नॉट राइवल्स। जो मीटिंग है वो ऑकर हुई अमिड्स US चाइना टेंशन, वेपनाइजिंग ऑफ टेरिफ्स, अभी आप सभी को पता होगा टैरिफ्स लगा रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने ऊपर, एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चर्न।
इंडिया ने मेंटेन किया है एक कैलिब्रेटेड स्टैंड अवॉइडिंग एक्सट्रीम अलाइनमेंट वाइल इंश्योरिंग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। बीजिंग रिमेन्स क्रिटिकल ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट 1998 वाला और इट्स रोल इन यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। फिर इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक आउटलुक है वो कंटिन्यू है टू बैलेंस बिटवीन एंगेजमेंट विद यूएस एंड मैनेजिंग रिलेशंस विद चाइना। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की। तो चैलेंजेस में क्या है कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स अभी भी गलवान कन्फ्रंटेशन के साइड इफेक्ट्स हैं और वो की अनरिजॉल्व इशू है और प्रोग्रेस अभी तक नहीं आई है उसमें। फिर ट्रस्ट डेफिसिट्स है, जैसे डिकेड्स ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल ही रहे हैं, अक्साई चीन वाला, अरुणाचल प्रदेश वाला, वो मिसट्रस्ट को फ्यूल करता है। जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात की जाए तो जो इंडिया का रोल है क्वाड में और स्ट्रेंथनिंग यूएस टाइड्स, वो ऐड करता है फ्रिक्शन विद चाइना। इकोनॉमिक राइवलरी की बात की जाए तो ट्रेड इम्बैलेंस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है एंड चाइना इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड ऑल्सो अ स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर। ग्लोबल कंटेक्स की बात की जाए तो जो यूएस टैरिफ है चाइना में, रशिया वेस्ट टेंशंस और इंडो पैसिफिक राइवलरीज वो शेप कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। वे फॉरवर्ड की बात करते तो सस्टेन करना है बॉर्डर डायलॉग को, एम्पावर करना है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स को एक्सेलरेट करने के लिए प्रोग्रेस ऑन बाउंड्री नेगोशिएशंस और डिसएंगेजमेंट। स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग की बात करते तो मेंटेन करना है एक मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी, एंगेज करना है विद यूएस एंड क्वाड वाइल अवॉइडिंग एस्केलेशन विद चाइना। एनहांस करना है इकोनॉमिक एंगेजमेंट को, जिससे हम रिड्यूस कर सके ट्रेड इम्बैलेंसेस को बाय डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट्स टू चाइना एंड कर्विंग ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइनीज़ इम्पोर्ट्स। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग लाना है, जिसमें हम एक्सपैंड कर सके पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, कल्चरल और एकेडमिक कोऑपरेशन, रिड्यूस करने के लिए मिसट्रस्ट को। रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट करना है ऑन एससीओ एंड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म्स, जिससे हम मैनेज कर सके डिफरेंसेस को और कॉमन ग्राउंड सीख कर सके ग्लोबल गवर्नेंस इशूज़ पे। फिर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं तो कंटिन्यू करना है स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉइंटनेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, जो डेटर करेगा एग्रेशन को। फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनलाइज करना है चाइना स्टडीज़ को एंड पॉलिसी एक्सपर्टीज़ को विद इन इंडिया एकेडमिशिया और पॉलिसी मेकिंग टू एड्रेस नॉलेज गैप्स। ठीक है, तो आई होप एडिटोरियल क्लियर है। अब हम मिलेंगे शाम को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।